दोस्तों सबका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका मित्र अनुराग और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शेन वॉर्न हार्ट डिजीजेस हार्ट अटैक की। अब शेन वॉर्न जो ऑस्ट्रेलियन स्पिन लेजेंड थे, उनका देहांत कुछ महीने पहले हुआ और बहुत सारी थियरीज बनी इस चीज के बारे में कि उनको हार्ट अटैक कैसे हुआ। इतना मैं पता था वो हार्ट अटैक है। तो लोग कह रहे हैं, कुछ कहते हैं वो क्रैश डाइटिंग कर रहे थे इसलिए हार्ट अटैक हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं कि किसी टाइप का वो ड्रग्स यूज कर रहे थे, अल्कोहल यूज कर रहे थे। मतलब ऑल वाइड स्पेकुलेशंस। आज हम स्पेकुलेशंस का बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि हमें प्रूफ ही नहीं पता किसी चीज का, एंड देयर इज नो पॉइंट डिसरिस्पेक्टिंग anybody's demise on like by speculating की डेथ कैसे हुई होगी। बस हमें इतना पता है कि वो हार्ट अटैक था। तो मैं बहुत सारे लोगों के साथ काम करता हूँ हेल्थ कंडीशंस के बारे में। अगर आपकी फैमिली में किसी को भी टाइप 2 डायबिटीज है जो कि बहुत बड़ा कॉज है हार्ट डिजीजेस का, प्लीज कॉन्टैक्ट अस। या अगर कोई गट और लीवर गट इशू है, लीवर इश्यूज है, पीसीओडी पीसीओएस है, या आपके नेशनल बॉडी बिल्डिंग गोल्स हैं, क्योंकि ओबेसिटी भी बहुत बड़ा एक रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीजेस का। और जब भी हम किसी से काम करते हैं वी मेक श्योर कि उनके सारे ब्लड पैनल देखें। अगर कोई दिक्कत है तो डाइट, ट्रेनिंग, लाइफस्टाइल चेंजेस सब ठीक हो जाता है। तो अब जब हम बात करते हैं हार्ट डिजीजेस की, तो इस टाइम पे जो करंट डे एंड टाइम है, हम बहुत एडवांस टेस्टिंग करना शुरू कर दिया है इस चीज के लिए कि ये हार्ट डिजीजेस हो कैसे सकते हैं। लेकिन 1992 से 2004 तक एक स्टडी हुई थी जिसमें ऑलमोस्ट 29,572 पेशेंट्स थे जो इसके टेस्ट सब्जेक्ट्स थे और 52 कंट्रीज में ये चीज की गई थी। मतलब आप मान सकते हैं स्टडी के जो इंटरप्रिटेशन आएगी हमारे पास वो काफी हद तक मानने वाली हुई, क्योंकि बहुत ही डाइवर्स थी, सारे एथनो ग्रुप्स कवर किए थे, कंट्रीज कवर की थी। तो इस स्टडी की फाइंडिंग्स ये थी कि जो 90% हार्ट अटैक्स होते हैं, वैसे मैं जो भी बोलूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा स्टडीज के, और हार्ट अटैक को मोस्टली मेडिकल लिटरेचर में मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन बोला जाता है, दैट इज सेम एज हार्ट अटैक। ठीक है, तो मेन रीजंस क्या बताए गए थे। अब इस केस में एक चीज सबसे पहला था कि हाई एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। अब ये स्टडी थोड़ी सी पुरानी है और उस टाइम पे लो कार्ब डाइट का उतना चलन नहीं था, लेकिन मैं जितने मेरे क्लाइंट्स हैं जब वो लो कार्ब डाइट करते हैं तो एलडीएल थोड़ा बड़ा हुआ होता है, लेकिन एचडीएल बहुत अच्छे लेवल पे होता है, ट्राइग्लिसराइड्स बहुत अच्छे लेवल पे होते हैं। और हमने एक बारी हार्ट स्कैन भी कराया था इस चक्कर में देखने के लिए कि हार्ट को कोई दिक्कत है कि नहीं है, और हमने कोई खास फर्क नहीं पाया। तो मतलब अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस अगर एलडीएल थोड़ा बड़ा हो लेकिन एचडीएल बड़ा अच्छे लेवल का हो और ट्राइग्लिसराइड्स बहुत अच्छे लेवल्स के हो तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद स्मोकिंग, हाँ जी, जो मैरिजुआना स्मोक करते हैं उनके लिए भी स्मोकिंग इज बैड फॉर योर हार्ट। उसके बाद ड्रिंकिंग इज बैड फॉर योर हार्ट। एक्सेस ड्रिंकिंग मतलब हर हफ्ते ड्रिंक करने वाली चीज, हफ्ते में 2-3 बार ड्रिंक करने वाली चीज, वो आपके हार्ट के लिए बहुत खराब है। क्योंकि एक पर्सनली मैंने चीज देखी है, अगर जो लोग रेगुलर ड्रिंकर्स हैं उनके ब्लड रिपोर्ट जब मैं देखता हूँ ट्राइग्लिसराइड्स लेवल हमेशा हाई रहते हैं। और सिंपल शब्दों में ट्राइग्लिसराइड्स लेवल क्या करते हैं, आपके ब्लड को थिक बनाते हैं। थिक ब्लड जो है वो मुश्किल से मूव करेगा, और जो मुश्किल से मूव करेगा तो हार्ट अटैक होने के, ब्लॉकेजेस होने के चांसेस कहीं ज्यादा होते हैं। उसका जो लोग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कम खाते हैं ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। उसके बाद आपकी जो ओबेसिटी है, अगर खासकर एब्डोमिनल ओबेसिटी जो इसके अगर बहुत बड़ी बेली है, बियर बेली टाइप चीज है, स्किनी फैट लोग भी कुछ बहुत रिस्क हैं हार्ट डिजीज पे। उसके बाद हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर आपको है, वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखिए मेरा जो बहुत सारे लोग चैनल देखते हैं वो बॉडी बिल्डिंग बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, और कुछ लोग कुछ उनमें से पीडीज में भी डेल्व करते हैं। तो अभी इस स्टडी में तो पीडीज का ऑफ कोर्स नहीं डिस्कस कर रहे या नहीं था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब भी मैंने किसी को देखा पीडीज पे, जब उनके ब्लड पैनल चेक किया जाता है तो एलडीएल बहुत बड़ा हुआ होता है, एचडीएल गिरा हुआ होता है। तो यूज ऑफ पीडी इज आल्सो बिग रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिजीज। और उसके बाद एक और चीज, अगर आप पीडीज यूज कर रहे हैं प्लीज मेक श्योर अपना ब्लड प्रेशर हमेशा चेक करें, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर भी बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज का। और उसके बाद लैक ऑफ रेगुलर एक्टिविटी किसी न किसी टाइप की, तो ये मिला के 90% केसेस बनाते हैं हार्ट अटैक के। तो बाकी 10% तो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन मेजरली ये सब चीजें हैं। अब हम बात करते हैं कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो हम डाइट में रख सकते हैं, जो कि हमें हार्ट डिजीज प्रिवेंट करने में हेल्प कर सकते हैं। और अगर किसी को हार्ट डिजीज है तो उसका जो प्रोग्रेशन है उसको हॉल्ट कर सकते हैं। जो सबसे पहली चीज है अगर हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें वो है कार्टेनॉइड्स। अब कार्टेनॉइड्स होते क्या हैं, बेसिकली प्लांट पिगमेंट्स या प्लांट के जो कलर्स होते हैं अलग अलग, वो कार्टेनॉइड्स होते हैं। देखिए अगर जो कई बारी जो आर्मी वाले होते हैं या डिफेंस पर्सनल होते हैं, उनकी अगर आप यूनिफॉर्म देखें वो ग्रीन क्यों होती है या कैमोफ्लेज क्यों होती है, ताकि जिस टेरेन में वो जा रहे हैं हम छुप सकें एनिमी से। तो वैसे ही प्लांट्स का भी यही सिस्टम होता है कि जो उनके कलर्स होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, ये एक रीजन और होता है ताकि वो बच सकें बड़े सारे चीजों से। अब ये जब हम खाते हैं तो ये हमारे हार्ट के लिए चीजें बहुत अच्छी हो सकती हैं। अब कार्टेनॉइड्स बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन उस बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। रूल ऑफ थंब सिंपल यही है कि आप बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजीज खाएं, दैट विल बी गुड फॉर यू। लेकिन एक और चीज, क्योंकि मैं बहुत सारे लोग जिनको गट इश्यूज होते हैं उनको प्लांट फ्रूट्स एंड वेजीज सूट नहीं करते, खासकर सीबो वाले लोगों के लिए। तो अगर आपको सीबो है, सीबो एक स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ वाली कंडीशन होती है, उसमें फाइबर बिल्कुल नहीं पचता, तो उनके लिए ये जो रिकमेंडेशन है बिल्कुल ठीक नहीं है। जब हम बात कर रहे हैं कार्टेनॉइड्स की, तो लाइकोफीन एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग कार्टेनॉइड है। अब लाइकोफीन
लाइकोफीन और हार्ट डिजीज इनका आपस में बड़ा कोई डेफिनेट रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन प्रोस्टेट कैंसर अगेंस्ट लाइकोफीन का बहुत अच्छा असर है। और लाइकोफीन आपको मिलता कहाँ है? टमाटर में। सो टमाटर खाइए, लाइकोफीन पाइए। अब आपको मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि अगर जब भी अपना ब्लड टेस्ट कराएं, ब्लड टेस्ट में एक वेरिएबल होता है होमोसिस्टीन बोलते हैं उसको। अब होमोसिस्टीन क्या होता है? होमोसिस्टीन एक अमीनो एसिड होता है। विटामिन B12, B6 और फोलेट ये ब्रेक डाउन करते हैं होमोसिस्टीन को बाकी केमिकल्स बनाने के लिए जो आपकी बॉडी को जरूरत है। तो अगर होमोसिस्टीन के लेवल्स हाई हैं तो मतलब B12, B6, फोलेट और कुछ दूसरे विटामिन की आप में कमी जरूर है। और जो एलिवेटेड लेवल्स ऑफ होमोसिस्टीन है ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के साथ डायरेक्ट रिस्क में। मैं आपको एक बात और बताता हूँ, जब भी मैं किसी के ब्लड टेस्ट देखता हूँ इनको गट कंडीशंस होती है, मैक्सिमम लोगों में B12 की डेफिशिएंसी होती है। और क्योंकि इंडिया जैसी कंट्री में बहुत से लोग वेजिटेरियन है तो वो चांस होने के और भी बढ़ जाते हैं। तो इसलिए अगर आप वीगन या वेजिटेरियन है या इवन नॉनवेज भी खाते हैं और अगर आपको काफी टाइम से गट की कंडीशंस हैं तो आपका B12 लेवल कम होगा, होमोसिस्टीन लेवल हो सकता है थोड़ा ऊपर हो उस चीज से, और ये आपको प्रोन बना सकता है कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी इंपॉर्टेंट विटामिन और मिनरल्स हैं हमें लेने चाहिए आपकी ब्लड रिपोर्ट से अकॉर्डिंग, वो आप लें, क्योंकि छोटी छोटी चीजें नहीं तो बहुत बड़ी चीजें बन जाती हैं फिर। अब एक और है जो विटामिन B3 है। जो विटामिन B3 है वो हाइपरलिपिडमिया और हाइपरकोलेस्ट्रोमिया, मतलब ज्यादा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाता है, इस टाइप की कोई चीजें होती हैं, और जो आपके कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है इनमें बहुत हेल्पफुल पाया गया। अच्छी बात यह है कि आप नॉनवेज खाने वाले हों, वेज खाने वाले हों, आपको दोनों ग्रुप्स में बहुत सारे सोर्सेज मिलेंगे जहां पे विटामिन B3 आपको भर भर के मिले। लेकिन अगर सप्लीमेंटेशन कर रहे हैं विटामिन B3 से तो एक चीज का ध्यान रखें कि अगर आपको डायबिटीज है तो इसकी डोसेज बहुत ज्यादा ना रखें, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस एक कंडीशन होती है जिससे आप डायबिटिक बनते हो। इंसुलिन रेजिस्टेंस प्री डायबिटिक स्टेज होती है, तो विटामिन B3 का इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर बहुत अच्छा इनका आपस में कोरिलेशन नहीं है, तो ये चीज आपको थोड़ी ध्यान रखनी चाहिए। अब विटामिन C और विटामिन E की बात करूं तो ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। अब अगर हम सप्लीमेंटल इन दोनों की चीजें देखें तो हमारे पास क्लियर एविडेंस नहीं है कि ये हार्ट डिजीज में बहुत हेल्प करते हैं, लेकिन स्टिल आई रेकमेंड कि आप उनको लेने चाहिए, लेकिन नेचुरल सोर्सेज से। देखिए विटामिन C नेचुरल सोर्स से पूरा करना बहुत आसान है, विटामिन E नेचुरल सोर्स से पूरा करना बहुत आसान है। तो अगर डायरेक्टली हार्ट डिजीज में डायरेक्ट असर इनका ना भी हो तो एंटी इन्फ्लेमेटरी, देखिए इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या होता है, बॉडी में जब भी कोई इंजरी होती है तो WBC रिइंफोर्समेंट भेजती है ताकि इंजरी ठीक हो। तो इन अ वे इन्फ्लेमेशन अगर ज्यादा होती है मतलब इंजरी ज्यादा हो रही है, तो इस टाइप की चीजें जो एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स होते हैं उनको ठीक करने में हेल्प करते हैं। जो आपका कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है इनमें अगर ना भी डायरेक्ट कोई रिलेशनशिप इनका हो तो फिर भी ओवरऑल हेल्थ लॉन्जिविटी में विटामिन C और E बहुत अच्छे हैं। सिंपल चीज आजकल जैसे करंट में आप आम खाइए या आप पपीता खाइए, विटामिन C आराम से पूरा हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा अगर आप बादाम खाते हैं विटामिन E वहां से पूरा हो जाएगा। तो फूड जानने पहले जरूरी है। अगर फॉर सम रीजन डाइजेस्टिव इश्यूज हैं जिससे पच नहीं पा रहा कोई भी सामान या कोई चीज जो आप खा रही हैं, फिर सप्लीमेंटेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब जो अगली चीज है विटामिन D है, विटामिन D और हार्ट डिजीज इनका भी आपस में बड़ा अच्छा खासा रिलेशनशिप है। तो विटामिन D जितने लोगों का मैं देखता हूं, मेरा रोज का काम है लोगों की ब्लड रिपोर्ट्स देखना, और 99.5 या 6% लोगों का मैं विटामिन D लो ही पाता हूं। तो विटामिन D सप्लीमेंटेशन लीजिए। अब देखिए लेकिन विटामिन सप्लीमेंटेशन एक और बात बताता हूं आपको, विटामिन D के साथ विटामिन K होना बहुत जरूरी है और मैग्नीशियम होना ही बहुत जरूरी है, क्योंकि विटामिन D जो है उसके मेटाबॉलिज्म में मैग्नीशियम बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। अब मान के चलिए अब विटामिन D जो 60,000 IU वाला पर वीक सप्लीमेंट मिलता है जो मैक्सिमम लोग लेते हैं, वो काफी टाइम तक लेके जा रहे हैं, तो जो मैग्नीशियम है उसके रिजर्व थोड़े कम होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इसके मेटाबॉलिज्म में मैग्नीशियम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसलिए मैग्नीशियम सप्लीमेंटेशन करना भी जरूरी है जब विटामिन D क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैग्नीशियम का भी जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है उनके साथ एक बड़ा ही पॉजिटिव कोरिलेशन है, विटामिन K का भी। तो विटामिन D, विटामिन K और मैग्नीशियम ये तीनों ही बड़ी अच्छी चीजें हैं। उसके बाद लास्ट एंड नॉट द लीस्ट वो ओमेगा 3 हो गया। तो ओमेगा 3 भी एक एंटी इन्फ्लेमेटरी हमारे पास सप्लीमेंट है, और इसमें एक ही रिकमेंडेशन होगी कि जब एक आप अच्छी क्वालिटी का ओमेगा 3 लें तो लेने के बाद उसको बाहर ना रखें। कई बार क्या होता है ऑयल जो पड़ा खराब हो जाता है तो आपको दिक्कत ही करेगा। आपने ओमेगा 3 लिया, एक उसका कैप्सूल या 2 कैप्सूल जो भी आपकी डोसेज उसके अकॉर्डिंग, बाकी आपने अपने फ्रिज या रेफ्रिजरेटर में रख दिया ताकि वो जो ऑयल है सेफ रहे। तो गाइस अल्टीमेटली देखिए है बहुत सिंपल है। हार्ट डिजीजेस को काउंटर करने के लिए अगर मुझे नटशेल में इस चीज को सम करना हो, पहला पार्ट क्या, फिजिकली एक्टिव रहें। दूसरा पार्ट क्या है, नींद पे कॉम्प्रोमाइज ना करें। मेरी लास्ट वीडियो अगर आप देखें नींद पे मैंने बड़ा डिटेल में बनाया कि नींद अच्छी कैसे लाएं, लेकिन नींद एक बहुत बड़ा फैक्टर है लैक ऑफ स्लीप जो कि हार्ट डिजीज कराता। मेरे क्लाइंट थे, उनके साथ क्या हुआ था कि वो बहुत ही गो गेटर टाइप के इंसान थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो हर चीज करना चाहते थे नींद को काट के। 12 बजे सोते थे, 4 बजे उठते थे वॉकिंग रनिंग करने जाने के लिए, एंड ही सफर्ड अ हार्ट अटैक। तो इसलिए नींद को करना बड़ा जरूरी है। उसके बाद मेक श्योर यू ईट अ लॉट ऑफ होल फूड्स, फ्रूट्स एंड वेजीज, रेगुलर एक्सरसाइज करें। दैट्स प्रीटी मच इट। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। आई सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।